बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पे देखें, जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का वो है, द चेरी ऑर्चर्ड brutally shatters any romantic dreams we may cherish about love, childhood, the past or friendship. Do you agree? यहाँ पे वो कहता है कि जो चेरी ऑर्चर्ड है वो ब्रूटली, बहुत क्रूअली शैटर कर देता है किसी भी तरह के रोमांटिक ड्रीम्स को जो कि हम चेरिश करते हैं अबाउट लव, द चाइल्डहुड, द पास्ट और फ्रेंडशिप, उन लवली ड्रीम्स को जो चेरी ऑर्चर्ड। अच्छा, इसमें देखें, दैट इज, आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने शेयर किया था जो कि थीम ऑफ मेमोरी थी, और मैं आपको बार बार कह रही थी कि बेटा ये जो थीम ऑफ मेमोरी है ना, यही बेसिकली वो रोमांटिक ड्रीम्स है जिसमें हम लोग अक्सर रहते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मली इन दिस न्यू मॉडर्न वर्ल्ड देयर इज नो वैल्यू ऑफ दीज रोमांटिक ड्रीम्स जो कि हम चेरिश करते हैं अबाउट लव, चाइल्डहुड, पास्ट और फ्रेंडशिप। This new world, this new industrial world, that is basically the materialistic world, जिसके अंदर ना तो अब मोहब्बत की, ना चाइल्डहुड, ना पास्ट, ना फ्रेंडशिप की कोई हैसियत रह गई हो। अच्छा, चेरी ऑर्चर्ड में बेसिकली हुआ क्या था, दो कंपेयर एंड कंट्रास्ट थे। गे फैमिली पूरी की पूरी वो इन रोमांटिक ड्रीम्स को शो कर रही थी, जो कि बता रही थी कि हम जो है वो मतलब आप ऐसे समझ लें उनको वो सिंबलाइज कर रहे थे, ठीक है, कि वो स्टक थी टू देयर ट्रेडिशन, टू देयर ओल्ड ट्रेडिशन एंड दिस एंड दैट, और वो बस उन्हीं ड्रीम्स के अंदर, उन्हीं रोमांटिक ड्रीम्स के अंदर ज्यादा रहना पसंद करते थे एज कम्पेयर टू देयर दिस न्यू मतलब जो मटेरियल वर्ल्ड थी या न्यू जो इस वक्त रशिया था, वो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। कल एक बहुत प्यारी जो है कोट एक स्टूडेंट ने शेयर की थी और मुझे वो बड़ी ज़बरदस्त लगी। वो कोट आपने इसमें ऐड करनी है, और बेटा क्वेश्चन आता है तो आपने ये कोट उसके अंदर ऐड करनी है। और ये थी, मोहसिना ने शेयर की थी, शिको wants to convey the moral persuasion through his theme that sacrifice of aesthetic value is a necessary evil for the gratification in the recent world। कि अगर आप इस रिसेंट वर्ल्ड के अंदर रहना चाहते हैं ना, तो आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए पड़ेगा उस एस्थेटिक वैल्यू को, और एक ये नेसेसरी इवल है, ना चाहते हुए भी हम ये करना चाह रहे, मतलब हम नहीं भी चाहते, लेकिन क्योंकि हमें इस न्यू वर्ल्ड के अंदर रहना है, सो जो है हमें द चेरी ऑर्चर्ड। अब देखें, इस थीम के अंदर देखें, एक ओल्ड रशिया है एंड दैट इज द न्यू रशिया। The old Russia, the old aristocrats who are living in love, childhood, past और friendship, वो जो है उनका अब यहाँ पे दिखाया गया कि उनका वो ब्रूटली शैटर कर दिए गए उनके रोमांटिक ड्रीम्स, ठीक है। तो क्या आप ये अग्री करते हैं? अब इसमें चेरी ऑर्चर्ड एज अ, जैसे समझ लें कि हम ट्रेजेडी लेंगे कि किस तरह से उस फैमिली की ट्रेजेडी होती है और किस तरह से उस पूरी की पूरी फैमिली के जो रोमांटिक ड्रीम्स हैं वो जो है शैटर हो जाते हैं। एनीवन एल्स, कोई इसके अंदर कोई पॉइंट ऐड करना चाहे? क्वेश्चन एक्चुअली मैंने अभी नींद में हूँ थोड़ा। The cherry orchard brutally shatters any romantic dreams we may cherish about love, childhood, the past or friendship. Do you agree? इसके अंदर लाइबा फैमिली के जो रोमांटिक जो सेंटिमेंटल अटैचमेंट है उनके पास से, उनके चेरी ऑर्चर्ड से, हाउ देयर चाइल्डहुड ड्रीम्स कम टू एन एंड, वो इसके अंदर एलैबोरेट करेंगे। फिर उसके अलावा थीम ऑफ मेमोरी, मतलब जो उनकी लॉन्गिंग है फॉर द पास्ट, उनका जो एक नॉस्टैल्जिक मतलब रिलेशनशिप है उनके चेरी ऑर्चर्ड के साथ, वो किस तरीके से ड्यू टू द चेंज इन द सोशल सर्कमस्टांसेस, और इसके अलावा जो उनकी मुसलसल खराब होती हुई फाइनेंशियल जो 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 उनकी सिचुएशन है उसकी वजह से दे फाइनली हैव टू कम एट टर्म्स विद रियलिटी के, मतलब अब वो उस पोजीशन में नहीं रहे कि इतनी बड़ी स्टेट होल्ड कर सके। ये सारी चीजें मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले, जिस तरीके से ये चीजें जो जो चीजें वो चेरिश करते होते हैं अपने पास्ट से, लाइव ऑफ गाय, वो सारी चीजें होती हैं फाइनली कम टू एन एंड।
इसके अलावा इसमें जो सिर्फ हैप्पी मेमोरीज नहीं है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी पेनफुल मेमोरीज भी हैं, जिसमें जिसमें लोपैकन है वो उसका जो है चेरी ऑर्चर्ड के साथ, उस स्टेट के साथ जो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो इतनी प्लेजेंट नहीं है, क्योंकि ही यूज्ड टू लिव एज द सर्फ ऑन द स्टेट। फिर इसी तरीके से उसका जो ट्रॉफी मूव है, उसका चाइल्डहुड मेमोरीज जो है वो भी काफी ज्यादा ऑप्रेसिव है, क्योंकि वो एक ब्रॉडर सेंस में देखता है अपनी चाइल्डहुड को, कि जब रशिया का जो जो थे सर्कमस्टांसेस थे वो काफी ऑप्रेसिव, वो काफी मतलब अनजस्ट किस्म के थे, जब मतलब सोशल जस्टिस नहीं था, जब मतलब इक्वल राइट्स नहीं थे सर्ब्स के पास। तो ये सारे जो जिसका जो पास्ट के साथ जो स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, उन सबको एलैबोरेट करेंगे। मोस्टली इसमें लाइबर फैमिली ज्यादा डोमिनेट रहेगी, क्योंकि चाइल्डहुड ड्रीम्स, जो ब्यूटीफुल चाइल्डहुड ड्रीम्स अबाउट लव, अबाउट फ्रेंडशिप, about those sweet memories of past which they so much cherish, wo they finally comes to end. तो मेरा ख्याल में ये सारा कुछ जो है ना हम उसके करेंगे। फिर थीम ऑफ चेंज है कि मतलब नथिंग रिमेन्स चेंज, एवरीथिंग चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे मतलब वक्त चलता रहता है, चीजें चेंज होती रहती है, चाइल्डहुड से जो चीजें हमारी अटैच होती है वो फाइनली दे पास, और मतलब सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं। तो ये सारे मतलब एलिमेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं हम, कि भाई कैसे वहाँ के सोशल सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, कैसे उनके हालात चेंज हुए, कैसे वो चीजें जो कि चेरी ऑर्चर्ड के साथ, उसकी मदर की बहुत ज्यादा यादें वाबस्ता थी, उसके अपने चाइल्डहुड की, जब वो मतलब इनोसेंस और मतलब केयर फ्री किस्म की, मतलब जब उसके ऊपर कोई इमोशनल फाइनेंशियल स्ट्रेसेस नहीं थे, जब उसके अपने कोई रिलेशनशिप्स के बर्डन्स नहीं थे उसके ऊपर, तो वो सारी चीजें जो थी वो चीजें वो चेरिश करती है लाइबा एक्चुअली उस चेरी ऑर्चर्ड में। मतलब एक तरीके से वो एस्केप ढूंढती है वो अपनी मुश्किलात से निकलने का उस चेरी ऑर्चर्ड के थ्रू। तो वो फाइनली जो है वो सारी चीजें वो बाय द एंड ऑफ द प्ले वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो मतलब ये सारी चेरी ऑर्चर्ड जो है ना, ये सारी चीजों रोमांटिसिज्म, एनीवन क्लास उसमें आप नहीं बताएंगे, एनीवन एल्स व्हाट इज रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म में क्या होता है, इंसान एक हर चीज को आइडियलाइज करना शुरू कर देता है, आइडियलाइज स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है। अब ये जो फैमिली थी गेव की, ये क्या करती थी, चेरी ऑर्चर्ड को रोमांटिसाइज करती थी। जब हम एक आइडियल वर्ल्ड के अंदर बेटा रहने लग जाते हैं ना, तो हम न्यू चेंज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। द रीजन इज दैट आई हैव नो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस ना, कि मेरे लिए देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा बुरा बेटा है, वो 5 वक्त का नमाजी भी नहीं है, वो सुबह सो के भी नहीं उठता, ठीक है, लेकिन मैं कहूँ हाय बेचारा मेरा बेटा और कितना अच्छा है, कितना प्यारा, मैं तो एक उसको एक आइडियलाइज वर्ल्ड में ही रह रही हूँ। मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि वो मेरा बच्चा है, ना वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता है, ना उसके अंदर कोई तमीज है, ना कुछ और है, लेकिन वो क्योंकि मेरा बच्चा, मैं उसको आइडियलाइज करे जा रही हूँ। तो मेरे अंदर ये पावर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है कि आगे मेरे सामने कितना कुछ गलत हो रहा है। और ये एक माँ का नहीं, ये कई माओं का यही 95% माएँ ऐसी होती हैं। जो मैंने अभी आपको स्टेट ऑफ माइंड बताई है ना, वो एक आइडियलाइजेशन होती है, वो रोमांटिसिज्म होती है, कि आप एक आइडियलाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड के अंदर चले जाते हैं और आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है कि आपका बेटा कुछ गलत भी कर रहा है, हालांकि वो आपकी आंखों के सामने कर रहा होता है, लेकिन माँ को क्यों नजर नहीं आता? द रीजन इज दैट उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। ये जो चेरी ऑर्चर्ड के अंदर जो गेव फैमिली है ना, वो एक, क्यों उसको रोमांटिक ड्रीम्स कहा जा रहा, वो एक रोमांटिक ड्रीम्स की वर्ल्ड में रहने शुरू हो गए थे। उनके अंदर पावर ऑफ एक्सेप्टेंस थी नहीं, और वो उनके रोमांटिक ड्रीम्स क्या थे, उनके अबाउट द लव, ठीक है, लव में क्या कि थीम ऑफ लव को उठा के देख लेते हैं कि जो लाइबफ थी, वो एक ऐसे शख्स से कहीं मोहब्बत कर बैठती है जो कि उसको मजीद डेप्थ्स में डाल देता है, जो शराबी होता है, जो सब कुछ होता है, बट बिकॉज शी लिव्ड इन अ रोमांटिक ड्रीम, वो उसको छोड़ के भी आ जाती है। लेकिन बाद में जब उसके वो जो लव लेटर, उसका जो प्रीवियस लवर होता है, उसका एक्स लवर होता है, जब वो उसको लेटर भेजता है, वो वापस उसके पास चली जाती है, ठीक है। सेम इज द केस विद जितने भी यहाँ पे लव रिलेशन हैं, वो सारे लव में सारी पूरी फैमिली का उस चेरी ऑर्चर्ड के साथ जो एक रिलेशन था,
ठीक है। लव में हम देखेंगे कि अबाउट द ऑल, अब उनकी मोहब्बत क्या थी, एक फैंटेसाइज्ड जो है मोहब्बत की बजाय इसके कि लाइव जो है वो प्रैक्टिकल होती, अपनी फैमिली को बचाती, उसको गेव जो है पूरी गेव फैमिली जिसमें जो है लाइबफ का भाई भी होता है, वो बजाय इसके कि अपनी बहन को बचाता, उसके बच्चों को बचाता, वो एक दूसरे को सिंपैथाइज करते रह गए, एक दूसरे के सर चूमते रह गए, एक दूसरे को हक करते रह गए, और इससे आगे उन्होंने वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर आए नहीं। और आप इस तरह के कई केसेस अपने इर्द गिर्द उठा के देख लें, लोग प्रैक्टिकलिटी की तरफ नहीं आते, लोग अपना रोना सिर्फ रोते रहते हैं, मोहब्बत जताते रहते हैं, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो दैट इज द मेन रीजन, वो रोते रहते हैं या इस तरह से वो कर्जे नहीं कहीं उतरते। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि अब उनका लव फॉर चेरी ऑर्चर्ड, फिर लव कितने लोगों के दरमियान था, लव विद द रिलेशंस, लव विद द चेरी ऑर्चर्ड, देयर लव विद देयर ट्रेडिशन। ठीक है, जो वो स्टक थे टू देयर ट्रेडिशन। लव की थीम बेटा जस्ट आप लव रिलेशंस तक कन्फाइन नहीं करेंगे, अब कितनी हो गए देयर मतलब उनका जो वो ट्रेडिशंस के साथ स्टक थे, देयर लव फॉर देयर ट्रेडिशन। लोपाकिन लव फॉर द बिजनेस, ठीक है, उसका लव था किससे कि ही वांट्स टू चेंज हिज पोजीशन, सो उसकी एक मोहब्बत थी कि उसने जो है वो अपने आप को एक पैसा कमाना है। ठीक है, उसके अंदर एक लस्ट आ गई थी, या उसके अंदर वो चाहता था कि कुछ चेंज हो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि उसने चेरी ऑर्चर्ड ने ब्रूटली शैटर किया था। अब इसके थोड़े से की पॉइंट्स देखें बेटा। सबसे पहले आप देखेंगे चेरी ऑर्चर्ड का यहाँ पे इंट्रोडक्शन आएगा। चेरी ऑर्चर्ड इज अ स्टोरी अबाउट अ फैमिली दैट इज बेसिकली द गे फैमिली, द ऑनर्स ऑफ चेरी ऑर्चर्ड। और आप बताएंगे ये फैमिली कौन सी थी। हाँ जी क्लास, कौन सी थी? जैसे हेडा गैबलर तो नॉर्वेजियन सोसाइटी के ऊपर लिखी गई थी, चेरी ऑर्चर्ड कौन सी क्लास थी और कहाँ की वो थी? रशियन थी मैम। रशियन थी। फैमिली नेक्स्ट अरिस्टोक्रेटिक। अरिस्टोक्रेटिक। और इरा कौन सा था? इरा मैम चेरी ऑर्चर्ड। नो मैम। सेंचुरी कौन? हाँ ईयर मैम 20 लास्ट 20 सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी। हाँ, रशियन एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, उसके ऊपर ये कहानी लिखी गई थी। और चेरी ऑर्चर्ड बेसिकली किसको सिंबलाइज कर रहा था? ओल्ड रशिया को। उनके डिक्लाइन को। चेरी ऑर्चर्ड ओल्ड रशिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, ओल्ड ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, उनके रोमांटिक ड्रीम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? चेरी ऑर्चर्ड, दैट इज द फर्स्ट की पॉइंट, ब्रूटली शैटर्स एनी रोमांटिक ड्रीम्स। व्हाट आर द रोमांटिक ड्रीम्स? ठीक है, ये तो ब्रूटली शैटर, दैट इज द लास्ट की पॉइंट, लिख लें इसके ऊपर, एंडिंग की पॉइंट। ठीक है, वो क्या ब्रूटली शैटर किया? तो उसने उन रोमांटिक ड्रीम्स को, ये रोमांटिक ड्रीम्स किसके साथ रिलेट कर रहे थे? वी मे चेरिश अबाउट लव, romantic dreams about the love, romantic dreams about the childhood, romantic dreams about the past, romantic dreams about the friendship. कितने की पॉइंट्स हो गए? ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 द रोमांटिक ड्रीम्स। रोमांटिक ड्रीम्स के आगे कितने की पॉइंट्स बने? 1 2 3 4। फिर आप बेटा इन सारे रोमांटिक ड्रीम्स को 1 by 1 जो है क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप बताएंगे उनके रोमांटिक ड्रीम्स ऑफ लव क्या थे। जैसे मैंने आपको बताया, their love for cherry orchard, their love for old tradition, they were stuck to their old tradition, their love relations, आपस में जो उनकी जो मामा और बेटियों का जो मोहब्बत थी, अब वो दिखाएंगे, उनका आपस में रिलेशन वो दिखाएंगे। then what is the childhood there? Anyone class? हाँ जी बेटा, चाइल्डहुड क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? कौन कौन से सिंबल्स यूज हुए हैं चाइल्डहुड के लिए पूरे ड्रामा के अंदर? मेमोरीज भी आ जाएगा, इनका लव फॉर पास्ट, नॉस्टैल्जिक कंडीशन के चाइल्डहुड मेमोरीज में ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागने के लिए अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज में खो जाते थे, जिसमें सभी ही लाइबफ की चाइल्डहुड मेमोरी है और लोपैकिन की चाइल्डहुड मेमोरी है। फिर अपनी ओल्ड जो है वो बार बार जिक्र करता है उस चीज का, वो उसी में रहना चाहता है। इसकी तो चाइल्डहुड मेमोरी अच्छा नहीं, पहला सिंबल जो ड्रामा के अंदर यूज हुआ था, मैंने आपको बताया था चाइल्डहुड को क्या नर्सरी है।
नर्सरी। मैम वो जो इनडायरेक्ट No, 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 no. बता That was the nursery. That was the nursery. और ननरी भी आपको काफी टेक्स्ट के अंदर ननरी मिलेगा या नर्सरी, ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, बेटा टेक्स्ट में आ जाते हैं। तो ननरी या नर्सरी, ठीक है, तो वो चाइल्डहुड मेमोरी को रिप्रेजेंट करता था। और जो लाइबव है वो आते ही क्या कहती है, वो कहती है ओ माय नर्सरी ना, ऐसी कहती है ना। और इसी तरीके से वो जब फिर चेरी ऑर्चर्ड को देखती है, उसको अपनी चाइल्डहुड याद आती है कि भाई हम बचपन में यहाँ पे खेला करते थे, मामा वॉज देयर एंड दिस एंड दैट एंड सो ऑन, दैट वॉज देयर चाइल्डहुड मेमोरी। उसके बाद द पास्ट और फ्रेंडशिप। पास्ट किस किस का था? नंबर 1 फिर्स का। फिर्स का पास्ट अभी तक हमने नहीं, फिर्स देखिए बात अभी किसी स्टूडेंट ने अभी रिप्लाई किया था, आंसर किया था अबाउट लोपैकिन। यहाँ पे हम लोपैकिन की बात कम करेंगे, मेरे ख्याल है फिर्स की अगर हम करें तो वो ज्यादा बेहतर, क्योंकि हम उन रोमांटिक ड्रीम्स को शैटर कर रहे हैं। किस किस के रोमांटिक ड्रीम्स शैटर हुए? ठीक है, लाइबफ के, पूरी गे फैमिली के हुए। उसके बाद सर्वेंट क्लास में फिर्स वाज जस्ट स्टक टू द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द रशिया। वो कहता था कि मैं अगर सर्व हूँ तो मुझे सर्व ही रहना और वो सारी उम्र सर्व रहना, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली ही वाज स्टक टू द पास्ट। और वो क्या कहता था जी, पास्ट में तो हम क्या बनाते थे, चेरी के जैम्स बनाते थे, ड्राई फ्रूट्स को हम ड्राई किया करते थे और फिर वो हम शहरों में बेचा करते थे। बट नाउ दिस इज द न्यू रशिया, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द न्यू ट्रेडिशन। वो जो ओल्ड ट्रेडिशंस थी, उस न्यू रशिया ने उन ओल्ड ट्रेडिशंस को स्टक कर दिया था, शैटर कर दिया था, ब्रूटली शैटर कर दिया था। और फ्रेंडशिप, व्हाट वाज द फ्रेंडशिप देयर? फिर एंड में अकेला रह जाता है, वो सब उसको अकेला चेरी ऑर्चर्ड के अंदर छोड़ के चले जाते हैं, उस स्टेट के अंदर छोड़ के चले जाते हैं। दैट वाज द ब्रूटली, उसने फ्रेंडशिप को भी शैटर कर दिया। वो फिर जिसने सारी उम्र उस खानदान की खिदमत की, एंड पे जाके उसको जो है उसकी तमाम, उस बेचारे को सब अकेला छोड़ के चले जाते। क्यों? क्योंकि फिर बीमार रह जाता है, सारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है। कैसे फ्रेंडशिप शैटर होती है? वो लाइबव जो है, लाइबव और लोपैकिन की फ्रेंडशिप हमेशा के लिए खत्म हो गई, ठीक है। गे फैमिली का फिर से हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म, फिर से ताल्लुक खत्म हो गया, लोपैकिन से ताल्लुक खत्म हो गया, यानी कि उनकी जो सर्फ क्लास थी उससे सारी वो जो उनका एक ताल्लुक था, उनका रिलेशन था, दैट वाज एंडेड। फिर उसके बाद हम देखेंगे लोपैकिन की और वॉरिया दोनों की शादी नहीं होती एंड में, ठीक है। तो दैट वाज ब्यूटिफुली शैटर्ड बिकॉज जो लोपैकिन था, ही वाज स्टक टू हिज बिजनेस एंड उसका जो पास्ट था दैट वाज द सर्फ क्लास ना, वो लोअर क्लास से ताल्लुक रखता था, वो एक पुअर क्लास से ताल्लुक रखता था। वो अरिस्टोक्रेट की बेटी से शादी नहीं कर सका, मोहब्बत तो करता था लेकिन उससे शादी नहीं कर सका। तो that was the brutally shattered also. What was the romantic dream about the friendship? That is basically the friendship, ठीक है। इसी तरह आनिया की भी ट्रॉफिमॉफ के साथ शादी नहीं होती एंड पे। तो दैट इज द थिंग जो चेरी ऑर्चर्ड के अंदर दिखाई गई, कि चेरी ऑर्चर्ड में दिखाया गया है कि चेरी ऑर्चर्ड ने ब्रूटली शैटर कर दिया। और एंड पे हम देखते हैं दैट इज एक जोर से आवाज आती है कि कटिंग डाउन ऑफ चेरी ऑर्चर्ड। वो एक एक्स पड़ता है जोर से चेरी ऑर्चर्ड एक दरख्त के ऊपर। इट मींस कि द रोमांटिक ड्रीम्स रिप्रेजेंटेड बाय द, जो कि सिंबलाइज कर रहे थे चेरी ऑर्चर्ड, वो सब के सब शैटर हो गए। तो विद द साउंड ऑफ दैट एक्स वी कैन, मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चेरी ऑर्चर्ड का एंड पे वो जो ड्रीम्स थे, उस पूरे ओल्ड रशिया के जो रोमांटिक ड्रीम्स थे, दे वर शैटर्ड एंड दिस लीड्स टू द एंड ऑफ दैट फैमिली, ठीक है। तो ये सारा कुछ हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, लोपैकिन utter lack of feeling is no less appealing than the ignorance। लोपैकिन जो है अटर करता है लैक ऑफ फीलिंग, ठीक है, is no less appealing than the ignorance and stupidity of outdated aristocrats। लोपैकिन की लैक ऑफ फीलिंग्स जो थी, लोपैकिन एक ऐसा इंसान था जिसका जो बचपन था एक क्रूएलिटी में, एक ब्रूटैलिटी में गुजरा था, उसके ऊपर बहुत जुल्म हुआ था, उसने अपनी आंखों से अपने पेरेंट्स को जो है गुलामी करते देखा था, जूते पॉलिश करते देखा था, ठीक है। तो वो कहता है कि उसकी वो जो लैक ऑफ फीलिंग्स थी
वो नो लेस अपीलिंग, मतलब वो इस लेस अपीलिंग नहीं थी देन द इग्नोरेंस और स्टूपिडिटी। ये जो आउटडेटेड एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? गे फैमिली, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो गे फैमिली थी बेसिकली वो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे कि ये जो आउटडेटेड एरिस्टोक्रेट्स की इग्नोरेंस और स्टूपिडिटी से कम नहीं थी, ठीक है। दैट इज बेसिकली द कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ Lopakhin lack of utter feelings to the compare and contrast of this outdated aristocrat, the Gay family। आप इसको आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा Lopakhin जो है वो अटर करता है लैक ऑफ फीलिंग्स को, ठीक है। अब लैक ऑफ, लेट्स कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अब हम देखते हैं कि चेरी ऑर्चर्ड एक ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर जो है लैक ऑफ फीलिंग्स दिखाई गई, या आप ऐसे समझ लें कि Lopakhin के अंदर अगर प्रैक्टिकलिटी ज्यादा थी तो उसके अंदर इमोशंस बहुत कम थे, उसके अंदर फीलिंग्स बहुत कम थी। ऑन द अदर हैंड, if we compare and contrast the outdated aristocrats, the Gay family, that is basically उनके अंदर स्टूपिडिटी ज्यादा थी, ठीक है, इग्नोरेंस ज्यादा थी, बट सेंटिमेंटल बहुत ज्यादा थे। वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते थे, सिंपथाइज कर जाते थे, दिस एंड दैट। तो आपने इन दोनों की फीलिंग्स को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है, और ये दोनों ही एक दूसरे के फॉइल कैरेक्टर्स हैं। ऑन द वन हैंड जहाँ पे जो गे फैमिली थी, दैट वाज द फुल ऑफ रोमांटिक ड्रीम्स अबाउट द लव, चाइल्डहुड एंड द पास्ट और फ्रेंडशिप। ऑन द अदर हैंड Lopakhin's बिजनेस, हु वाज अ बिजनेस माइंडेड मैन, वो जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा लैक ऑफ फीलिंग्स थी। वो क्या था, मतलब जस्ट वो इतना बिजनेस, मतलब बिजनेस लाइक मैन था कि हर वक्त वो टाइम कैलकुलेट करता रहता था। ही कैन नेवर, ही मतलब वो मोहब्बत तो करता था वॉरिया से, वो शादी भी उससे करना चाहता था, बट ही कैन नॉट मतलब एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर, और एंड में इन दोनों की शादी भी नहीं होती। मोर ओवर मैनी केसेस में हम देखेंगे कि वो हर चीज में जो है प्रैक्टिकलिटी को या मतलब पैसे को वो ज्यादा अहमियत देता था एज कम्पेयर टू जो है मतलब उसकी जो इमोशंस हैं या इसके उससे रिलेटेड। दूसरी तरफ जो है जो इग्नोरेंस है, ठीक है, स्टूपिडिटी इज आउटडेटेड एरिस्टोक्रेट्स की, वो भी हम इसके साथ कंपेयर करेंगे कि उनकी स्टूपिडिटी कैसी थी, ठीक है, उनकी इग्नोरेंस कैसी थी। वो जो है हर चीज को, हर वक्त वो ड्रीम्स में रहते थे, एक फैंटेसाइज्ड वर्ल्ड में रहते थे, एक आइडियलाइज्ड वर्ल्ड में रहते थे, और वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ नहीं आते थे, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे Lopakhin की जो फीलिंग्स है ना उसको ज्यादा अपीलिंग बनाना है एज कम्पेयर टू वो जो दूसरी जो हमारी आउटडेटेड एरिस्टोक्रेट्स है उनके मुकाबले में, ठीक है। तो आपने बताना है कि उस आउटडेटेड एरिस्टोक्रेट्स जो हैं, जो कि सिंबल मतलब रिप्रेजेंटेड बाय लाइबव, गेव, ऑनिया एंड वॉरिया, दैट इज बेसिकली द आउटडेटेड एरिस्टोक्रेट्स, जो कि स्टक थे टू देयर ट्रेडिशन, जो कि न्यूनेस नहीं चाहते थे, उनकी जो स्टूपिडिटी थी, उनकी जो इग्नोरेंस थी, वो जो है मतलब सब जो है वो भी अच्छी खासी अपीलिंग थी। और ऑन द अदर हैंड अगर हम Lopakhin के जो Lopakhin जो अटर करता है लैक ऑफ फीलिंग्स को, वो भी बहुत ज्यादा अपीलिंग था। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के फॉइल कैरेक्टर्स थे और ये दोनों एक दूसरे को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द थिंग। अब यहाँ पे वो जो है ना थीम ऑफ इमोशंस एंड लव एंड फीलिंग्स, यहाँ पे वो आ जाएगा। Lopakhin टोटली ऑपोजिट था, ये सारे जो है ना इनका हर वक्त दे वर द इग्नोर्ड पीपल और उनके अंदर स्टूपिडिटी ज्यादा थी। ऑन द अदर हैंड Lopakhin के अंदर जो है वो एक बिजनेस माइंडेड मैन था। अच्छा जी, हाउ फार वुड यू अग्री दैट चेरी ऑर्चर्ड रिप्रेजेंट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल रशियन सोसाइटी? आप लोगों को मैंने अभी जो आखिरी 3 सवाल शेयर किए ना अलोंग विद द नोट्स, बेटा उसको देख लीजिएगा, उसमें इसके आंसर हैं। आपको मैंने कहा था दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल रशियन सोसाइटी। What is the conflict between modernity and traditional? What is modernity and what is traditional Russian society? हाँ जी क्लास बताइए। मतलब कि जो सर्फडम का था और
सारा जो भी जब रेवोल्यूशन आया तो जितने भी सर्व थे उनको आज़ाद कर दिया गया और उनको राइट्स मिल गए। और जो पहली जो सोसाइटी थी, जो रेवोल्यूशन से जो पहली रशियन सोसाइटी थी मैम, उसमें उनको वो राइट्स नहीं थे। और एक अरिस्टोक्रेटिक पीपल और जो मिडिल क्लास है, इवन जो लोअर क्लास है, वो कभी भी वो इमेजिन नहीं कर सकते थे, वो सारी जिंदगी सर्फ ही रहते थे। और इसकी जो एग्जांपल है ये फिर से हमें काफी क्लियर होती है कि वो आखिरी एज तक वो सर्फ ही रहा, और एंड पे आके जब वो सारे सर्फ जो हैं वो आजाद हुए तो वो इसका मतलब वो कैपेबल ही नहीं रहा कि वो कुछ कर सके। और उसके कंट्रास्ट में जो लोपा खेन है, ये मैम ये अभी यंग था और इसके पास राइट्स थे कि कुछ कर सकता, और इसने काफी स्ट्रगल की। और जो अरिस्टोक्रेट जो सारी सोसाइटी थी वो स्ट्रगल ही करती थी, वो अपने जितने भी उनके जो कुछ भी था, उनके पास लैंड्स थी, जो भी था उन पे ही वो। और इसकी जो एग्जांपल है ये गे फैमिली से काफी हमें समझ आ जाती है कि वो कुछ भी नहीं करना चाहते थे, वो एक फैंटेसी में थे और अपनी वो लैंड्स को देख के उनको था। और स्ट्रगलिंग पॉइंट्स वो कभी गुजरे ही नहीं थे, उनको स्ट्रगल का पता ही नहीं था, जो कि सर्फ क्लास और लोअर मिडिल क्लास ने बहुत ज्यादा देखी, जिसकी वजह से क्रिएट जो सोसाइटी थी उनका डाउनफॉल हो गया काफी ज्यादा, और जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास थी वो फिर उनके इक्वल आ गई। और ट्रेडिशन में मैम काफी सारी हमें उनकी ट्रेडिशंस मिलती हैं, मींस के उनके यहाँ जैसे ये लाइवा के करेक्टर से हमें मिलता है कि वो बहुत ज्यादा उनके घर में जो मुलाजमीन थे, इवन वो पे नहीं भी कर सकते किसी को डेट, वो उनको मांगने पे जो एक करेक्टर है पिस्चीक, उसके जब भी उसने उनसे उधार मांगा उसने लाजमी उसको दिया, इवन कि वो इस कंडीशन में नहीं थी कि वो पे कर सकती। मतलब ख्याली तौर पे अपने आप को एंड तक एक रिच फैमिली ही कंसीडर करती रही, यहाँ तक कि वो फुली जो है वो मॉर्गेज हो गए और उनकी जो ऑक्शन हो गई, सेल हो गई उनकी जो इस्टेट थी चेरी ऑर्चर्ड, जिसकी वजह से उनको काफी लॉस हुआ। यहाँ पे बेटा देखें दो की द चेरी ऑर्चर्ड रिप्रेजेंट करता है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नंबर वन मॉडर्निटी, दैट इज बेसिकली द मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल रशियन सोसाइटी। सबसे पहले आप लोग ये बताएंगे कि ट्रेडिशनल रशियन सोसाइटी क्या थी। ट्रेडिशनल रशियन सोसाइटी ये थी कि दे वर स्टक टू देयर ओल्ड ट्रेडिशन, जो कि ये था कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो दे वर टोटली डिपेंडेंट और ऑन द सर्फ। और इसमें वो जो मैंने आप लोगों को टेक्स्ट पढ़ाया था अबाउट ट्रॉफिमॉफ, जो ओनिया को कह रहा होता है ना कि देखो तुम लोग जो हो यहाँ हर चेरी ऑर्चर्ड की हर ट्री के पीछे एक एक सर्फ है और तुम लोग टोटली डिपेंडेंट हो इन सर्फ के ऊपर। तुम सारी उम्र इन सर्फ्स को खाते रहे हो, इनकी फैमिलीज को खाते रहो। दैट इज द ट्रेडिशनल रशियन सोसाइटी, ठीक है। और फिर भी उस ट्रेडिशनल रशियन सोसाइटी को जो है जैसे कहना चाहिए शो करता है। ऑन द अदर हैंड व्हाट इज मॉडर्निटी? आपने बेटा, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने अमेरिकन लिटरेचर पढ़ी थी। आपको पता है अमेरिकन लिटरेचर कौन से इरा से रिलेटेड है? क्लासिकल तो हमने पढ़ा, चले जी ओल्ड आपने पार्ट 1 में पढ़ा। अच्छा, उसके बाद हम आए थे और उसके अंदर हमने 18th सेंचुरी तक जो है या मिड ऑफ 19th सेंचुरी हमने पढ़ा कि जी वो सारा क्लासिकल है, ठीक हो गया। अच्छा, और 18th सेंचुरी में जो हमने लास्ट बुक पढ़ी थी ना, वो हमने गुलिवर्स ट्रेवल्स पढ़ी थी, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है प्रोज के अंदर हमने सिर्फ एडवर्ड सैड थी जो उसके बाद पढ़ी, मतलब उसके बाद की किताबें थी कुछ थोड़ी सी ऊपर भी चली गई थी। लेकिन जब हम अमेरिकन लिटरेचर पे पहुंचे थे तो हमने कहा था कि ये मॉडर्न इरा से ताल्लुक रखती है। और मॉडर्निटी में क्या हुआ था? व्हाट वर द मॉडर्न ट्रेड्स देयर? मॉडर्निटी में ये हुआ था कि देखें, जब हम इरा वाइज चलते हैं तो हम देखते हैं कि जब ये जितने भी कौन कौन से इराज हमने पढ़े, ठीक है। एंग्लो सेक्सन था, फिर जो है वो क्लासिकल इरा स्टार्ट हुआ। क्लासिकल में हमने फिर उसको मिडीवल पढ़ा। मिडीवल के बाद हमने रेनेसां पढ़ा। मिडीवल में जिनों भूतों की बातें हुआ करती थी, पुराने ओल्ड बिलीफ्स की बातें हुआ करती थी। उसके बाद जो है जब रेनेसां हुआ तो रेनेसां में रिवाइवल और रीन्यूअल ऑफ नॉलेज हुआ, ठीक है बेटा। जब और उसी रेनेसां के अंदर ही डिफरेंट डिस्कवरीज हुई। कोलंबो जो है वो दरियाफ्त हो गया, अमेरिका दरियाफ्त हो गया, इस तरह से डिफरेंट जो है समुद्री रास्ते जो है वो दरियाफ्त हो गए।
और रेनेसा में ये हुआ था कि इतनी ज़्यादा किताबों की भरमार हो गई थी, इतनी ज़्यादा ट्रांसलेशंस हो गई थी डिफरेंट, स्पेशली इटली की किताबों को। रेनेसा इटली से स्टार्ट हुआ था ना 15th एंड 16th सेंचुरी में। तो जब बेटा किताबों की भरमार हो गई, उनकी ट्रांसलेशंस हो गई, मतलब ये जो इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशंस की गई, इंग्लैंड को कहा जाता था, इतनी ट्रांसलेशन की गई कि इंग्लैंड जो है वो सिंगिंग बर्ड का एक जैसे कहना चाहिए ना ग्रुप ऑफ सिंगिंग बर्ड्स बन गया कि हर वक्त वहां पे कोई ना कोई गाने गुनगुनाता ही रहता था, इतनी पोइट्री आम हो गई। जैसे हमने वाइट एंड सरे को पढ़ा था, तो वो वाइट एंड सरे में वो देखें वो किस तरीके से ट्रांसलेशन इटालियन पोइट्स को उसने ट्रांसलेट किया था और फिर पोइम्स बनाई थी, ठीक है। अच्छा, जब ये रेनेसा हुआ ना, इसमें साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, लोग जो है मॉडर्निटी की तरफ आना शुरू हुए। ये आफ्टर दैट रेनेसा के बाद ही फिर वो न्यू क्लासिकल एरा स्टार्ट हुआ। हाँ जी उस्मा, थोड़ा सा ऐड करती हूँ। हाँ 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 जी उस्मा। अच्छा, तो उसके बाद ये हुआ कि बेटा जब इतनी ज्यादा नॉलेज आम हो गया, लोगों के अंदर लस्ट ऑफ नॉलेज, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी स्टार्ट हुआ। इधर से जब ये रशिया की जो बात हो रही है ना, स्टार्ट एंड ऑफ 19th सेंचुरी, उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। रेनेसा के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई। रशिया जो था एट दैट टाइम जब रेनेसा हुआ, उस वक्त तो रशिया के अंदर ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन आफ्टर दैट ये जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको पता है कि जो है ये लेबर क्लास जो है उसने उसको आज़ादी मिली थी एक तरह से, ठीक है। और ये जो है उस मतलब उसके बाद जो है जब वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके असरात रशिया के ऊपर भी हुए। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन नॉट ओनली जो है फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड तक रह गई, इधर से रशिया की तरफ भी ट्रैवल कर गई, यानी कि यूरोप की तरफ भी आना शुरू हुई। जब यूरोप की तरफ आई तो यहाँ पे भी जो सर्फ क्लास है उसको आज़ाद कर दिया गया और फिर जो है अब एक न्यू मॉडर्न वर्ल्ड जो है रशिया में स्टार्ट हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई, मटेरियलिज्म स्टार्ट हो गई। लोपेकिन जो है उसी इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड को शो कर रहा था। वो यही तो कह रहा था कि भाई जब बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई ना, तो उसमें ये हुआ कि लैंड और जो है वो खत्म हो गई, ठीक है, जिसके ऊपर ये चेरी ऑर्चर्ड जो है वो आबाद था और वो खूबसूरत लगता था, यानी कि नेचुरल ब्यूटी खत्म होना शुरू हो गई, गांव खत्म हो जाना शुरू हो गए, हर जगह इंडस्ट्रीज कायम होना शुरू हो गई। तो दैट्स वाई वो जो कल कोट शेयर की थी ना उस बच्ची ने कि जी ये जो है वो शैटर कर दिया था, या चेरी ऑर्चर्ड वो ड्रीम्स को शैटर कर दे, ठीक है। और क्या थी वो, यही कोट थी ना, यहाँ पे देखें कि शिको वांट्स टू convey the moral persuasion through this theme that sacrifice of aesthetic value। तो अब ये सेक्रीफाइस ऑफ एस्थेटिक वैल्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इवल बन गया था। लोग ना चाहते हुए भी उनको अपनी जमीनों को जो है ना उनको डायचेस में कन्वर्ट करना था। लोपेकिन जो है एंड तक यही तो कह रहा था, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द न्यू वर्ल्ड एंड द ओल्ड, न्यू रशिया एंड द ओल्ड रशिया, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्निटी एंड जो आपका हम कहेंगे कि रशियन ओल्ड ट्रेडिशंस जो थी। अब इन दोनों के दरमियान एक क्लैश शुरू हुआ। वो जो पुराने लोग थे, दे वर स्टक टू देयर ट्रेडिशंस, फिर वाज जस्ट टोटली स्टक टू द ट्रेडिशन, वो सर्फ ही रहना चाहता था, वो इस न्यू क्लास को एक्सेप्ट नहीं, न्यू मॉडर्न वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। ऑन द अदर हैंड लोपेकिन उससे ऑपोजिट था, याशा जो उसका अपना पोता था वो उससे ऑपोजिट था, लेकिन गे फैमिली दैट वाज आल्सो स्टक टू द ओल्ड ट्रेडिशन। तो दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वो मॉडर्निटी और ट्रेडिशनल रशियन सोसाइटी को। हाँ जी उस्मा। मैम इसमें पहले अगर हम मॉडर्निटी और ट्रेडिशनलिज्म जो है अगर उसको थोड़ा डिफाइन कर दें कि modernity is like ability to adapt to the changing circumstances, being open to new ideas, new opportunity, being flexible to acquire new trends and knowledge and skills, that all belongs to modernity, like being able to change or to adapt to the changing circumstances. Or remaining traditional is like being stagnant, sticking to the old ways of living, rigidity to remain prone to change, or like insistence to sticking to the memories of past,
तो ट्रेडिशनल वो होता है कि भाई आपकी जो ओल्ड फैशन वेज होती हैं, जो पास से बिलोंग करती हैं, आपकी उन पे मतलब परसिस्टेंट होती है कि वो वही आपने वे ऑफ लिविंग जो है यू वांट टू कीप ऑन लिविंग इन दैट सर्टेन वे। तो अब इसमें दो वेज ऑफ लिविंग हमें मिलते हैं, एक मॉडर्निटी जो कि लोपैकिन के कैरेक्टर में नजर आती है काफी हद तक ट्रॉफिमोव की, ऑल्दो वो इतना मटेरियलिस्टिक उसका जो है वो आउटलुक नहीं है, लेकिन इसमें हम ये इसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं कि जो सोशल ऑर्डर में चेंज आया रशिया में, जो ट्रेडिशनल उनका सेटअप था वो बेसिकली वो